हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका BSA और लॉ ऑफ एविडेंस। ये जो BSA है इसकी जो फुल फॉर्म है ये है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम ये जो 2023 में न्यू अपडेट होकर आया है। और लॉ ऑफ एविडेंस साक्ष्य विधि ये है हमारा 1872 का, जो पुराने से ही चला आ रहा था। साक्ष्य विधि 1872 वाला अब हमारा 2023 में इसको चेंज करके लगा दिया गया है। तो अब क्या करना है, जो न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार BSA का पेपर देने वाले हैं, यानी कि अपना लॉ एविडेंस का पेपर देने वाले हैं, तो वो BSA 2023 के अनुसार तैयारी करेंगे। जो पहले पेपर दे चुके हैं, जिनकी बैक लगी हुई है या एक्स स्टूडेंट हैं, वो लॉ ऑफ एविडेंस यानी पुराने वाले तरीके से ही पेपर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है 1872 पुराना वाला, उसका जो कोड है 5003 है। लेकिन जब आपका 2023 में न्यू अपडेट होकर आया है तो इसका जो कोड है 5007 कर दिया गया है। नाम चेंज करे हैं, नाम के साथ साथ कोड भी चेंज कर दिए गए हैं। ये 5003 को ही 5007 नाम दे दिया गया है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो आने की जो संभावनाएं रहती हैं पेपर में 80% प्लस रहती हैं। 80% प्लस रहती हैं। और ये अक्सर आपका 10 नंबर और 20 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी इसकी जो टिप्पणी है 4 या 5 नंबर में भी आ जाती है, लेकिन जो आने की जो सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं वो 10 और 20 नंबर में रहते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए, वो हमसे अगर 1 एक्ट लेना चाहते हो तो आप 199 का पेमेंट करके ले सकते हो। अगर आप ऑल एक्ट लेना चाहते हो 5 सेमेस्टर वाइज तो आपको 499 का पेमेंट करना होगा। दूसरा, एक हमने व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लास के नाम से। आप इसको सब बच्चे फॉलो करो, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसको उतना ही जरूरी है सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, जितना कि आपके लिए चैनल है। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट और न्यूज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप वंचित ना रहो। आप लॉ के किसी भी सेमेस्टर से, किसी भी स्कूल से, किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप पास आउट हो, आप लॉ के स्टूडेंट होने चाहिए, आप इसे फॉलो कर लेना। अगर किसी स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दिव्यांग है, विकलांग है, या कोई मेरी सिस्टर विधवा है, तो वो हमसे PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर सकता है। और आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। आप क्या, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीय साक्ष्य, ये आपका क्वेश्चन है। प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीय साक्ष्य किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य की परिभाषा और उत्तर दीजिए। किन परिस्थितियों में गौण साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर ग्रहण किया जाता है या होता है? ये जो गौण साक्ष्य यहाँ पे लिख रहा है, गौण साक्ष्य कहते हैं द्वितीय साक्ष्य का एक दूसरा नाम है। गौण साक्ष्य, इसका ये द्वितीय नाम है। तो आप कंफ्यूज ना होना कि गौण साक्ष्य कहां से आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके जो क्वेश्चन है एग्जामिनर इसे घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं। आप परेशान ना होना, कंफ्यूज ना होना। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना कि एग्जामिनर हमसे डिपेंड क्या करता है, इसके आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर मांग क्या रहा है हमसे। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है, दस्तावेजों से आप क्या समझते हैं? किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? आगे चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं साक्ष्य किसे कहते हैं। साक्ष्य यानी हमारे सबूत। सबूत, दस्तावेज और जो अन्वेषण में प्राप्त होती हैं उन सब चीजों को हम साक्ष्य कहते हैं। ठीक है। अन्वेषण किसे कहते हैं, इसके लिए आप 5002 की वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको अन्वेषण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यानी सबूत, दस्तावेज और जो अन्वेषण में हमें प्राप्त होती है जानकारी, उन्हीं को सबूत कहा जाता है। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। दूसरा, आगे चलते हैं। यहां पर जो मैंने पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, वहां पर आपके कुछ सेक्शंस मैंने लिखे हैं। सेक्शन यानी धारा। जो मेरे पीडीएफ नोट्स हैं जो ब्लू से लिखे हुए हैं, वो आपके एक्स और बैक वाले स्टूडेंट ऐसे ही याद करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। बैक और एक्स वाले स्टूडेंट इसी ब्लू पेन वाले सेक्शन को याद करेंगे। ठीक है, जो नोट्स में है। लेकिन जो पहली बार पेपर देने वाले हैं, फर्स्ट बार, उनके लिए मैं उन सेक्शनों को चेंज करूंगा और वहां पर मैं रेड से सेक्शन लिखूंगा। कैसे? रेड पेन से, जो मैं अब चला रहा हूं, इससे आपको सेक्शन लिखूंगा। उन न्यू सेक्शनों को वह स्टूडेंट याद करेंगे जो पहली बार पेपर देने वाले हैं। ठीक है, जिनकी एक्स या बैक नहीं है, पहली बार पेपर देंगे बीएसए का, एविडेंस का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो मैं रेड पेन से सेक्शन लिखता जाऊंगा। आगे चलते हैं। जो हमारे बैक और एक्स स्टूडेंट हैं, उनका जो सिलेबस है जो मैं आपको करा रहा हूं, यहां से 85% से 95% पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, जो मैं आपको करा रहा हूं। जो फर्स्ट बार पेपर देंगे उनका जो सिलेबस है जो मैं आपको करा रहा हूं, 70% इन्हीं पीडीएफ नोट्स से आएगा। 20% आपके यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से रखेगी। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस चेंज हुआ है। कंफर्म किसी को नहीं था क्या अपडेट आया है, लेकिन 70% सिलेबस यहीं से है। आगे चलते हैं। तो दोनों चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 के अनुसार, यानी जो पुराने बच्चे हैं जैसे लिखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन जो फर्स्ट बार पेपर देंगे वो रेड वाली याद करेंगे। अब मैंने 2 बार आपको बता दिया है, अब आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि समय की बर्बादी होती है। तो ये सेक्शन 3 है। इसके स्थान पर जो न्यू सेक्शन है वो आएगा इसके स्थान पर 2(1)। ठीक है, आगे चलते हैं। BSA के अकॉर्डिंग साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य साबित किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु या बात जो उस प्रश्न को न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सके, वह साक्ष्य है। जब यह प्रश्न हो कि आगजनी आरंभ होने से पूर्व क्या कोई विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट का धमाका तथा चमक इसके साक्ष्य होते हैं। जिन व्यक्तियों ने उस चमक को देखा या धमाके को सुना, वे साक्ष्य दे सकते हैं कि विस्फोट हुआ था। जब किसी तथ्य का होना मनुष्य की याददाश्त के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से रिकॉर्ड हुआ हो, तो वह रिकॉर्ड भी घटना का साक्ष्य होगा। जहां किसी संविदा, यानी संविदा होता है कॉन्ट्रैक्ट, 2 पक्षों के बीच में, अंतर्गत माल के परिधान का तथ्य किसी दस्तावेज पर लिखा गया है। आगे इसको अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूं साक्ष्य होता क्या है। अब से पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप उनको याद होगा। उसी एग्जाम्पल को मैं यहां पर दोबारा से रिपीट करता हूं। ए है और एक बी है। ए एक नगर है, यहां से जा रहा है। सी नाम का एक नगर है।
ठीक है। ए सी नगर से निकल के जा रहा था। ए का इस नगर से बैर मान लो या कुछ कारण मान लो, इसने इस नगर में आग लगा दी। कोई भी कारण हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप एनी कारण यहां पर लगा सकते हो, कोई भी कारण। तो ए ने इस नगर में क्या है, सी नाम के नगर में आग लगा दी। इस नगर में जब आग लगी तो आग जब लगती है तो आवाज काफी तेज होती है, रोशनी भी होती है बहुत दूर दूर तक। इस चीज को, इस घटना को बी जो है देख रहा था, सुन रहा था और आग की तपिश को भी महसूस कर रहा था। ठीक है। ये तीनों चीज कौन देख रहा था, बी देख रहा था, उस आवाज को भी सुन रहा था और महसूस भी कर रहा था उस तपन को, और वहां पे जलने वाली वस्तुओं को सूंघ भी रहा था। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है बी, अगर इससे कोर्ट में गवाही ली जाए, तो इसके द्वारा दी हुई गवाही क्या है, प्रथम साक्ष्य है। और वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसने उस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा है और बी ने ए को भी आग लगाते हुए देखा है कि ए ने आग लगाई है। ठीक है, तो ये इसका पक्का क्या है, सबूत है। दूसरी बात, अब कहते हैं द्वितीय साक्ष्य किसे कहते हैं। आग लगने के बाद जब वहां पर अन्वेषण हो, अन्वेषण आप देख लेना, अन्वेषण किसे कहते हैं, 5002 की वीडियो में। अन्वेषण पुलिस के द्वारा मतलब जांच की जाती है। जांच दूसरी होती है, लेकिन आपके शब्दों में जांच, पुलिस के द्वारा जांच करने को ही अन्वेषण कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो पुलिस जितने भी सबूत जुटाएगी उनको द्वितीय साक्ष्य के रूप में पेश कर सकती है, द्वितीय साक्ष्य के रूप में, कि ये तो प्रथम गवाह है ही है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर इस केस की नींव रखी जा सकती है, निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और कोई साक्ष्य हैं जो वहां पर दिए जाएं, तो अन्वेषण के आधार पर जो सबूत वहां पर मिले तो उन्हें द्वितीय साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है। तो ये कैसा हो गया, पहली बार में जो व्यक्ति ने सारी घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा है, प्रथम साक्ष्य है। दूसरा, द्वितीय साक्ष्य ये है। यहां पर द्वितीय साक्ष्य में यानी पुलिस अन्वेषण करे, अन्वेषण में क्या हो सकता है, कोई वहां पर और व्यक्ति गवाही के तौर पर आ जाए कि हाँ जी हमने भी उस घटना को देखा था, सेकंड व्यक्ति कह दे, या कहीं रिकॉर्डिंग मिल जाए। भाई आजकल तो कैमरे का जमाना है, कैमरे में कहीं रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति जो झुलस गया हो उस आग में और जो बच गया है वो व्यक्ति भी यहां पर गवाही दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से और काफी सबूत जो मिलते जाएंगे वो द्वितीय साक्ष्य में आते हैं। लेकिन जो प्रथम साक्ष्य है उस व्यक्ति का ही है जिसने सबसे पहले उस घटना को देखा है। आगे चलते हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई थी, जब यह प्रश्न हो कि आगजनी आरंभ होने के पूर्व क्या कोई विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट का धमाका तथा चमक इसके साक्ष्य होते हैं। जिन व्यक्तियों ने उस चमक को देखा या धमाके को सुना वे साक्ष्य दे सकते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने बताया है, देखा, सुना और महसूस किया, तपस के द्वारा भी और सुगंध के द्वारा भी। जब आग जलती है तो बदबू होती है, महक निकलती है काफी प्रकार की, तो इस व्यक्ति ने बी ने उसे देखा था। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम साक्ष्य। इसके अलावा जो भी दिए जाएंगे उसे द्वितीय साक्ष्य कहा जाएगा। आगे चलते हैं। दस्तावेज धारा 3 के अनुसार, तो हमें 3 के स्थान पर क्या करना है, 2 दस्तावेज से तात्पर्य, दस्तावेज भी साक्ष्य को ही कहते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, इसे किस किस नाम से भी हम पुकार सकते हैं साक्ष्य को। सबूत के नाम से भी पुकार सकते हैं, दस्तावेज के नाम से भी पुकार सकते हैं। दस्तावेज में कागजात होते हैं, वो भी साक्ष्य के रूप में ही आते हैं।
अन्वेषण में प्राप्त जो भी सबूत होते हैं उनको भी साक्ष्य ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दस्तावेज से तात्पर्य किसी ऐसे विषय से है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्त या वर्णित किया गया है। देखो, पहले इन लाइनों का आपको अर्थ समझा देता हूं, आगे फिर चलेंगे। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था और फिर अब बता रहा हूं, साक्ष्य जैसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों। जैसे कोई व्यक्ति या अन्वेषण के दौरान सबूत के तौर पर कहीं कोई दीवार पर निशान मिल जाए, यानी चिन्ह मिल जाए, खून के धब्बे मिल जाए, कपड़े मिल जाए या कोई अन्य चीज जैसे अंक या कोई नंबर, जैसे हम नंबर भी बोलते हैं, या कोई वर्ण, हिंदी का कोई वर्ण या कोई अल्फाबेट वर्णमाला। ठीक है, ये कोई भी वहां पर अगर संकेत मिलते हैं तो वो सबूत में ही शामिल किए जाते हैं। जैसा कि अब से पहले एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई व्यक्ति मरने से पहले गवाही के तौर पर कुछ ब्लड से लिख दे या कोई निशान छोड़ दे या कोई सबूत ऐसा दिखा दे जिससे कि अपराधी का पता चल जाए, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, सबूत। तो यहां पर बोला है दस्तावेज से तात्पर्य किसी ऐसे विषय से भी है जिसको किसी पदार्थ पर, यानी कहीं कोई अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्त या वर्णित किया गया है। मतलब अगर कोई दीवार पर अक्षर है, अंक है, तो उसके द्वारा भी हम सबूत के तौर पर उन्हें दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अब कहते हैं कि सर जो चिन्ह है या सबूत हैं जो दीवार पर हैं, खून के धब्बे हैं, उनको उठाकर तो हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। जैसे चिन्ह, भाई वो तो मिट जाएंगे, तो वो सबूत खुद चलकर तो जा नहीं सकते हैं कोर्ट में, तो उनके क्या होंगे, फोटो। फोटो खींचकर उनको वहां पर ले जा जाएगा। ठीक है, या अन्वेषण के तौर पर पुलिस, भाई पहले तो फोटो का जमाना नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं अन्वेषण के तौर पर। अन्वेषण में जो पुलिस उन चिन्हों को अपने डायरी में व्यक्त करेगी, उनको कोर्ट मान्यता देगा। ठीक है, या सीबीआई जांच करे। ठीक है, हालांकि ऐसे दस्तावेजों को फोटो के जरिए से रिकॉर्ड करके वीडियो बनाकर हम पेश कर सकते हैं, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने का आशयत है या उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब ऐसे अक्षरों को, अंकों को, खून के धब्बों को, कपड़ों को जो सबूत के तौर पर मिलते हैं, वो जो उस केस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा। अगर सबूत ऐसे हैं जो स्वयं चलकर जा सकते हैं, यानी सबूत कैसे हैं, चल हैं, तो उन्हें लेके जाया जाएगा। अचल हैं तो उनकी फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी। आगे चलते हैं। लेख दस्तावेज हैं, उदाहरणार्थ लेख दस्तावेज, मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्र सब दस्तावेज हैं। मतलब जिससे अपराधी का और केस में सबूत से मजबूती आए, वो सब क्या है, दस्तावेज हैं। मानचित्र, रेखांक दस्तावेज, धातुपट यानी किसी धातु पर लिखे हुए अंक या कोई हस्ताक्षर या कोई अन्य सबूत। ठीक है, या शिलालेख यानी पत्थर की कोई शिला होती हैं, उन पर उत्तीर्ण लेख दस्तावेज हैं। ठीक है, आप इतने शिक्षित हो, आप सब जानते हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन सब चीज़ों को तो आप जानते होगे। यानी कि जो दीवार पर हैं, किसी पट पर हैं, दरवाजे पर हैं, खिड़कियों पर हैं, आसपास कोई भी पत्थर की चीज़ है, वहाँ पर जो भी सबूत मिलते हैं, खून के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, फटे हुए कपड़ों के द्वारा, नंबर, वर्णमाला, कुछ भी हो, वो सब सबूत के
आधार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है हमारा, दस्तावेज कैसे प्रमाणित किए जा सकते हैं, मतलब उनको सही साबित कैसे किया जा सकता है, उनको पेश कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 61 के अनुसार, तो 61 की जगह हमें यहाँ पे चेंज करना है थोड़ा सा। सिक्सटी वन की जगह हमें 56 करना है, जो न्यू स्टूडेंट है। अब देखते हैं आगे। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु दो प्रकार से प्रमाणित की जा सकती है। ठीक है, नंबर है प्राथमिक साक्ष्य, दूसरा है द्वितीय साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता चुका हूं। प्राथमिक साक्ष्य, जिस व्यक्ति ने स्वयं घटना को देखा है, वो व्यक्ति या इसमें कुछ अन्य व्यक्ति भी जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से उस घटना को देखा है, सुना है, महसूस किया है, वो प्राथमिक साक्ष्य दे सकते हैं या हो सकते हैं। द्वितीय साक्ष्य या गौण साक्ष्य, जो उस आग से झुलसे हैं या अन्वेषण के दौरान मिलते हैं या बाद में कोई गवाही प्राप्त होती है या कोई सबूत मिलते हैं, तो वो द्वितीय साक्ष्य हो सकते हैं। आगे चलते हैं। प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 के अनुसार, तो 62 के अनुसार हमें क्या करना है, 57, ये बीएसए न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग, ये बीएसए न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो एक्स और बैक वाले स्टूडेंट हैं वो एज इट इज याद करेंगे जैसा लिखा हुआ है। प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के सामने साक्ष्य रूप में स्वयं दस्तावेजों को ही पेश किए जाने से है। अतः प्राथमिक साक्ष्य एक ऐसा प्रमाण है जो किसी संभावित अवस्था में किसी विवादित प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं निश्चयात्मक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य का मतलब है ऐसा साक्ष्य जो उस अपराध को, उस घटना को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दे, उसको प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं, और उसके द्वारा उस केस में निर्णय के लिए बिल्कुल तत्परता दिखाई जाए। जैसा कि यहां पर बताया गया है, बी ने अपनी आंखों से उस घटना को स्वयं देखा, इससे बड़ा साक्ष्य कोई और नहीं है। देखा भी था, सुना भी था उस धमाके को, और महसूस भी किया था उस तपन को, और वहां पर जो बदबू थी उसको। तो ये क्या है, एक प्राथमिक साक्ष्य है। ये एक ऐसा साक्ष्य है जो बिल्कुल सत्यता के आधार पर है। दूसरा, इसकी सत्यता को हम कैसे जाहिर करेंगे, दूसरा, अगर कहीं रिकॉर्ड और मिल जाता है तो ये द्वितीय साक्ष्य के रूप में, तो ये प्रमाण हो जाता है। तो प्रथम साक्ष्य ऐसा हो जो उस घटना को बिल्कुल सत्यता के रूप में प्रकट करता हो, उसी को प्रथम साक्ष्य कहते हैं। प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ एवं निश्चयात्मक होता है, जिसे बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आगे, प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई स्वयं दस्तावेज है। भाई, जब हम कोई केस कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट का जो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, उसकी क्या है, जांच पड़ताल करता है, क्या ये केस सही है या इसमें निर्णय किस प्रकार से दिया जाए। तो उनकी जांच के लिए जो प्राथमिक साक्ष्य पेश किया जाता है, ये प्राथमिक दस्तावेज पेश किया जाता है, प्राथमिक साक्ष्य, वो क्या होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, जिसके आधार पर निर्णय पर पहुंचा जाए। ठीक है, इस धारा के स्पष्टीकरण 1V2 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। प्राथमिक साक्ष्य को दो तरह से वर्णित किया गया है, उसे देखते हैं। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है, तथा जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षों में से केवल एक पक्ष या कुछ पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक है। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में नहीं आया होगा। आगे चलता हूं, अब इसे मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो हम निष्पादित का अर्थ देखेंगे।
अब समझ में आ जाएगा ये चीजें। ये थी हमारी बुक की लैंग्वेज, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है, समझ में नहीं आती है। अब हम आपको अपने तरीके से समझाएंगे। ये ए है और ये बी है। ये दोनों व्यक्ति, ए और बी नाम के दोनों व्यक्ति मिलकर एक भूमि का टुकड़ा लेते हैं, यानी भूमि खरीदते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर भूमि के जब दस्तावेज बनाए जा रहे थे, यानी कागज, ठीक है। तीसरा, एक मैंने अभी बताया था निष्पादन का अर्थ, बीच में समझ लेते हैं। निष्पादन यानी दोनों की रजामंदी, यानी मंजूरी। सहमति, आपसी समझौता, ठीक है, या संविदा कह लो। देखो कितने अर्थ बताए हैं मैंने। निष्पादन का अर्थ है रजामंदी, मंजूरी, सहमति, आपसी समझौता या संविदा, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये होता है। ए और बी ने कोई भूमि का टुकड़ा लिया है, भूमि खरीदते हैं, कागज बनते हैं। कागज में भाई कुछ बी के दिमाग में चीजें होंगी, कुछ ए के दिमाग में चीजें होंगी। ठीक है, उन दोनों की डिस्कशन को पूर्ण करने के बाद उस कागज में यानी दस्तावेज में ए बोलता है मुझे इस प्रकार से कुछ भाई इनकी शर्त हो, इसकी बी की कोई आपस में अलग अलग शर्त हो, एक दूसरे से दोनों क्या हो जाए, निष्पादन यानी सहमति दे दें। भाई इसकी कुछ अलग शर्त हो, उस भूमि को लेकर ये कहे कि मैं दुकान बनाऊंगा फ्रंट पे, ठीक है, और उस दुकान में मैं बुक सेल करूंगा। ठीक है, ये कहे कि हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है, दूसरा बी कहे लेकिन दूसरी दुकान वहां पर मैं बनाऊंगा, लेकिन वहां पर मैं कपड़े का काम करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए ए मंजूरी दे दे। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चीजें ली हैं। तो यहां पर ये कुछ शर्त रखते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, मंजूरी देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं निष्पादन। ठीक है, अब दूसरी बात, ए और बी के द्वारा जो शर्तें थी भूमि खरीदने के बाद जो दस्तावेज बने, तो उसकी दो प्रति बनाई। भाई दो व्यक्ति हैं जो दस्तावेज बनाए थे, ओरिजिनल जो कागज होते हैं वो दो जगह बनाए। ठीक है, एक कागज जो ओरिजिनल था वो ए के पास था, दूसरा कागज जो ओरिजिनल था वो बी के पास था। ठीक है भाई, और उसमें जो शर्तें थी दोनों की रजा मंजूरी के अनुसार थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किसी कारण से केस पड़ता है, केस पड़ता है किस पर, खरीदी हुई भूमि पर। ठीक है, तो यहां पर ए अपने द्वारा जो ए के पास जो कागज हैं उनको पेश कर सकता है। ठीक है, उसको कहेंगे प्राथमिक साक्ष्य। ठीक है, अगर ए से पहले बी पेश कर देता है तो उसे भी कहेंगे प्राथमिक साक्ष्य। ठीक है, यही बात यहां पर बोली गई है, यानी कि दोनों की रजामंदी है, दोनों के अलग अलग कागज दे दिए गए हैं, लेकिन इसकी शर्त इसमें लिखी हुई है और जो इसकी जो शर्त थी वो इसमें लिखी हुई है, और उन सभी शर्तों की एक कॉपी बनाई है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब किसी एक कॉपी का दूसरी ओरिजिनल कॉपी बनवा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको अब समझते हैं और आगे। ए और ब एक साझेदारी की संविदा करते हैं तथा संविदा का एक विलेख तैयार किया जाता है। एक विलेख यानी एक दस्तावेज। संविदा करते हैं किसकी, भूमि खरीदने की। ठीक है, कि भाई हम भूमि खरीदते हैं,
और एक ब्लैक यानी एक दस्तावेज बनवाते हैं, कागज एक बनवाते हैं। ठीक है, आगे। जिसकी दो प्रतियां बनवाई जाती हैं। क्या प्रति बनवाई जाती हैं? दो, एक ए के लिए, एक बी के लिए। ठीक है, ये इसलिए कि एक दूसरे आपस में बदल ना जाए या नाट ना दें। हालांकि अगर एक व्यक्ति के नाम पर जमीन हो जाए तो वो आगे जाकर बेईमानी भी कर सकता है, तो इसलिए दोनों के नाम पढ़कर दो कागज दस्तावेज बनाए ओरिजिनल। ठीक है, जिसकी दो प्रतियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक पर ए और ब दोनों हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, जो दो कागज बनाए थे, ए ने बी के कागज पर हस्ताक्षर करे, बी ने ए के कागज पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, तथा दोनों एक एक प्रति अपने पास रख लेते हैं। ये सभी मूल दस्तावेज होने के नाते प्राथमिक साक्ष्य होंगी, अर्थात प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। तो यहां पर क्या बोला है? अगर किसी कारण से कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, तो विवाद में यानी केस में अपने सबूत के तौर पर या तो ए अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है या बी, क्योंकि ए और बी की एक ही भूमि है और उनके कागज क्या है, दो जगह कॉपी करा दिए गए हैं ओरिजिनल रूप में। तो ये भी ओरिजिनल है ए के द्वारा दस्तावेज और बी के द्वारा, तो इनमें से कोई भी दे वो क्या है, प्राथमिक साक्ष्य है। आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जहां अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तुओं का प्राथमिक साक्ष्य है। पहले यहां तक समझेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बोला है इसे देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ए और बी वाला, किसका, भूमि खरीदने का, खरीदने वाला, कि ए और बी ने मिलकर भूमि खरीदी थी, एक दूसरे की जो शर्तें थी, ठीक है, उस पर दोनों ने निष्पादन किया हुआ था, दोनों की रजामंदी थी। ठीक है, और दोनों ने ओरिजिनल कागज बनवाए थे, एक एक प्रतिलिपि दोनों ने रख ली कि आगे जाकर कोई बेईमानी ना करे या एक व्यक्ति एक दूसरे की जमीन को बेच ना दे, तो इसलिए दोनों को अधिकार देकर एक एक प्रतिलिपि ले ली और दोनों में ही एक जैसी बातें लिख रही थी। जो बात ए के में थी वही बात बी के में, जो बी के में थी वही बात ए के में, लेकिन हस्ताक्षर एक दूसरे ने कर रखे थे। आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, जहां अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं। एक रूपात्मक, ठीक है। देखो इसमें एक हल्का सा एग्जांपल जोड़ेंगे, जैसे हमारी 10वीं के कागज होते हैं या 12वीं के, 12th और 10th के। जब हम कहीं अपने फॉर्म भर रहे होते हैं या 10वीं या 12वीं के हमें कागज लगाने होते हैं, तो हम वहां पर ओरिजिनल नहीं, क्या लगाते हैं, फोटो कॉपी, फोटो कॉपी लगाते हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारे दस्तावेज हैं ओरिजिनल। ये कैसे हैं, प्रथम दस्तावेज। हम अपनी 10वीं और 12वीं के कितने भी कॉपी कर लें, कितने भी कॉपी बना लें, प्रत्येक कॉपी हमारी क्या है, प्राथमिक दस्तावेज। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, मतलब एक ओरिजिनल चीज से उसकी काफी चीजें बना दी गई हैं, तो वो क्या है, ओरिजिनल है। जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, किंतु जहां वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। जैसा कि
जो किसी मनोरंजन के लिए बनाई गई चीजें हैं, या कोई प्राथमिक साक्ष्य ही नहीं है। ठीक है भाई, सबूत के तौर पर हम क्या पेश करते हैं? प्राथमिक साक्ष्य। एक एग्जांपल देता हूं इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे अब ए और बी है। ए व्यक्ति ने क्या करा था, एक नगर में सी में आग लगाई थी। ठीक है, सी नगर में आग लगाई थी। ठीक है, बी इस व्यक्ति को जानता है और इसका फोटो निकलवाता है। क्या फोटो? इसके चाहे कितने भी फोटो निकलवा लो, ये क्या है? अपराधी है। ठीक है, तो इसे कोर्ट में अगर पेश करेंगे तो क्या है? प्राथमिक साक्ष्य। ठीक है, लेकिन वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर सामाजिक सबका अधिकार है, मतलब किसी भी प्रकार से ले लो, मनोरंजन ले लो, सांस्कृतिक ले लो, सामाजिक ले लो। जैसे कोई हीरो है, हीरो के आपको हर कहीं फोटो मिल जाएंगे। ठीक है, अब कोई हर किसी व्यक्ति के पास उसके फोटो होते हैं, चित्र होते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, एक सामान्य सामान्य दस्तावेज है कि इसको मैं जानता हूं, इसके आधार पर इस पे केस कर दो। ठीक है, दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेता हूं। अखबार में इश्तिहार, अखबार में कोई रिपोर्ट है या कोई घटना है, उसको हम साबित नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे उस अखबार की आप कितनी भी फोटो कॉपी कर कर ले जाओ, क्योंकि वो एक सुनी सुनाई बात है। ठीक है, उसको हम साबित नहीं कर सकते हैं, कानून हमारा कहता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये उसी व्यक्ति को साबित करता है जिसने अपराध किया है। इसके चाहे आप कितने भी फोटो ले लो या 100 फोटोओं में से कोई एक फोटो ले लो, ये क्या है? प्राथमिक साक्ष्य। अखबार के चाहे आप 100 फोटो ले लो, चाहे एक ले लो, ये क्या है? कोई साक्ष्य ही नहीं है। ठीक है, साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, दोबारा से समझ लो। जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्र में होता है, वह उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तुओं का प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है, जैसे 10वीं 12वीं की हमारी 2 कॉपी होती हैं, उस प्रकार से। किंतु जहां वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल अंतर्वस्तुओं का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। एक बात समझो, ये जो 10वीं 12वीं के कागज होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के एक अलग अलग होते हैं, स्पेशल होते हैं। भाई, ए के 10वीं के कागज अलग होंगे, बी के 10वीं 12वीं के कागज अलग होंगे, या कोई डिग्री सी की, डी की, ई की, इनकी सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई अखबार छपता है और इन सब की पढ़ने की इच्छा होती है, अखबार का नाम है सै, तो ए भी सै अखबार को खरीदेगा, बी भी सै अखबार को खरीदेगा, सी भी सै अखबार को, ये सब सै नाम के अखबार को खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया? एक सार्वजनिक हो गया। ठीक है, अगर इसकी सब फोटो करेंगे, ये सब एक एक एक, एक सब फोटो निकालने लगे, तो ये क्या है? एक मजबूत साक्ष्य नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एक ऐसा सबूत है जो सभी के पास पहुंच रहा है, ठीक है, जो सभी के पास उपलब्ध है, वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। लेकिन जो सिर्फ एक चीज एक ही व्यक्ति के पास है, जैसे ए के 10वीं 12वीं के कागज, तो क्या है? ये एक ही है, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक साक्ष्य। और ये कैसा है? भाई, अखबार की हम कितनी भी कॉपी करा लो, वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं बन सकता। हो सकता है ये 1000 व्यक्तियों के पास हो सकता है ये उससे भी ज्यादा व्यक्तियों के पास हो, तो ये क्या है? प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, ये है सार्वजनिक साक्ष्य। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरणार्थ यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक ही समय पर एक ही मूल से मुद्रित अनेक ताश किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन ताशों में से कोई भी एक अन्य किसी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी ताश मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। आगे चलते हैं। अतः प्राथमिक साक्ष्य सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है।
साक्ष्य विधि में इसका विशेष महत्व है। देखो, किसी भी केस के निर्णय पर पहुंचने के लिए, किसी भी केस में मजबूती लाने के लिए जो हमारा प्राथमिक साक्ष्य है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह ऐसा सबूत है जो कानून की दृष्टि में विवादित तथ्य को सर्वोच्च रूप से सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय होता है। ऐसा साक्ष्य पेश किए जाने पर न तो कोई अन्य श्रेष्ठ साक्ष्य ही रह जाता है और न ही किसी अन्य साक्ष्य की पेश किए जाने की आवश्यकता है। जब हम ओरिजिनल कागज या ओरिजिनल दस्तावेज या पक्का सबूत हम पेश कर देते हैं न्यायालय में, सिर्फ वहां पर एक महज औपचारिकताएं बाकी रह जाती हैं उसको सटीकता देने के लिए। उस साक्ष्य को पक्का सबूत देने के लिए हम द्वितीय साक्ष्य की मांग करते हैं, अन्यथा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा प्रथम साक्ष्य होता है वही केस को निर्णय दे देता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी और मजबूती प्राप्त करने के लिए या इससे निर्णय नहीं हो पा रहा है तो हम द्वितीय साक्ष्य किसी न किसी प्रकार से दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, द्वितीय या गौण साक्ष्य। और ये ऐसे साक्ष्य द्वितीय साक्ष्य कब दिए जाते हैं? द्वितीय साक्ष्य तब दिए जाते हैं जब ओरिजिनल वस्तु नहीं मिल पा रही हो और इनको पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो या पहले साक्ष्य को साबित करना जरूरी हो। ठीक है, तब द्वितीय साक्ष्य दिया जाता है। जैसे प्रथम साक्ष्य में कोई त्रुटि है या वो मिल नहीं पा रहा है, या प्रथम साक्ष्य को सही साबित करने के लिए द्वितीय साक्ष्य दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे द्वितीय साक्ष्य। प्रथम साक्ष्य मैंने बता दिया है कौन कौन से होते हैं, अब पढ़ेंगे द्वितीय साक्ष्य। द्वितीय साक्ष्य को BSA के अनुसार हम 58, ठीक है, द्वितीय साक्ष्य जो प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य शामिल हैं। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य हम कब देते हैं? जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये ही चलते हैं। लेकिन जहां पर प्राथमिक साक्ष्य नहीं है या उसमें कोई त्रुटि नजर आती है या वो उपलब्ध नहीं है तो हम द्वितीय साक्ष्य देते हैं। इसका नंबर 1 है मूल प्रति की प्रमाणित प्रतिलिपियां। देखो, मूल प्रति की प्रमाणित प्रतिलिपियां, जैसे हम कोई न्यायालय में भूमि विवाद के लिए केस डालते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हमारे कागज होते हैं भूमि के, जो हमारे ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, पक्के कागज, उसके स्थान पर हम जब न्यायालय में पेश करते हैं तो हम ओरिजिनल को भी दिखा सकते हैं। अगर ओरिजिनल हम पर नहीं है या हम पेश नहीं करना चाहते हैं ओरिजिनल, तो हम उसकी कॉपी पेश कर सकते हैं, यानी जिसे हम 2 कॉपी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मूल प्रतिलिपि की प्रमाणित प्रतिलिपियां, यानी हम उसकी फोटो कॉपी पेश कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं की प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों में तुलना की हुई प्रतिलिपियां। यानी कि ये जो 2 कॉपी होती हैं भाई, ये जो हमारी ओरिजिनल होती हैं उसी को तो प्रमाणित करती हैं, बस क्या है उसके हमने दूसरे फोटो निकलवा लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है तो वो कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो प्रथम साक्ष्य को, यानी जो हमारे मूल प्रति है उसको प्रमाणित करती हो। ठीक है, जैसे हम 10वीं की 12वीं की अपने आधार की पैन की 2 कॉपी करा कर रख लेते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम उन्हीं कागजों को लगाते हैं। तो वो क्या प्रमाणित करती हैं कि ये जो कॉपियां हैं ओरिजिनल कागजों की ही हैं। ठीक है, और वो द्वितीय साक्ष्य के रूप में ली जाती हैं। आगे चलते हैं। अगर सपोज करो हम जैसे सिम निकलवाते हैं, सिम निकलवाने के समय हम एक अपना आधार कार्ड लगाते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में क्या होता है, हम उसकी 2 कॉपी तो देते हैं
अगर हम कॉपी के स्थान पर ओरिजिनल दे देंगे तो भाई हम अन्य काम तो कर ही नहीं पाएंगे उसके, तो इसलिए क्या है, जो हमारी कॉपी है वो क्या है, द्वितीय साक्ष्य है। आगे चलते हैं। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख। ठीक है, जिन्होंने निष्पादित नहीं किया है, जिन्होंने मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे ए है और बी है। ठीक है, ए और बी ने कोई भूमि खरीदी थी, खरीदने की मतलब दावा किया था कि हम भूमि खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन ये भूमि थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो ए ने बोला 50,000 मैं दूंगा, 50,000 बी देगा। ठीक है, लेकिन भूमि खरीदने के समय बी ने बोला कि भाई 1 लाख रुपए ए ही दे देगा और मैं 50,000 रुपए बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लाख रुपए ए ही दे देगा। तो इसने बी ने क्या है, मंजूरी नहीं दी है 50,000 रुपए देने की। यहां पर क्या है, ये मुकर रहा है। पहले इसने क्या बोला था, 50,000 हम दोनों आपस में मिला लेंगे और हम भूमि को खरीद लेंगे। लेकिन जब भूमि खरीदने के लिए गए तो इसने बोला कि आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर निष्पादन नहीं हुआ है और ये यहां पर भूमि खरीद लेता है। तो बी इसके आधार पर ए के ऊपर अगर केस लेकर आता है कि भाई मैंने आपसे बोला था मैं 50,000 रुपए बाद में दे दूंगा, लेकिन आपने 1 लाख रुपए देकर अपने ही नाम पर ये जमीन करा ली है। भाई जमीन किसकी हुई, ए की हुई, क्योंकि जब संविदा का समय आया उसे पक्का करने का इसने मना कर दिया। तो बी ए के ऊपर केस लाता है। बी किसके ऊपर केस लाता है, ए के ऊपर। तो ए जो है अपने और जो दस्तावेज हैं प्राथमिक बी के खिलाफ क्या है, इस्तेमाल कर सकता है, प्राथमिक साक्ष्य को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा है दिखा हुआ मौखिक वृत्तांत। ठीक है, या जो दस्तावेज है उस किसी अन्य व्यक्ति के सामने लिखा गया हो जो उसका साक्षी हो, वो वहां पर गवाही के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ए और बी ने संविदा करी थी कोई भूमि लेने की, लेकिन बी ने मना कर दिया था। भाई जब कोई हम भूमि लेते हैं तो अन्य व्यक्तियों के भी सिग्नेचर होते हैं साक्ष्य के तौर पर। ठीक है, कि जिससे खरीदी है वो मुकर ना जाए। तो उस संविदा के समय पर जिसने हस्ताक्षर किए होंगे अन्य व्यक्ति ने या उपस्थित होगा वहां पर, वो भी क्या है, एक गवाह होगा, प्राथमिक साक्ष्य कहलाएगा। आगे चलते हैं। कब द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। द्वितीय साक्ष्य कब दिया जा सकता है, 63 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे यहां पर, 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। इस धारा के अनुसार किसी भी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को 2 प्रकार के साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, या तो प्रथम साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य द्वारा। मतलब 63 क्या कहती है, अगर हम किसी बात को साबित करना चाहते हैं, अपनी बात को हम दिखाना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, तो हम 2 तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने 10वीं क्लास पास कर रखी है। ठीक है, क्या है, 10वीं क्लास 10th पास की है। ठीक है, तो वो क्या है, 2 तरीके से तो पेश कर सकता है अपने सबूत को। यानी 10वीं की जो मार्कशीट है उसको ओरिजिनल को लेके चला जाए। ठीक है, तो वो क्या है, प्राथमिक। या इस 10वीं क्लास की कॉपी की मार्कशीट की क्या है, कॉपी करा के ले जाए, तो वो क्या है, द्वितीय साक्ष्य।
लेकिन हैं कैसे दोनों? ओरिजिनल। ठीक है, सबूत के तौर पर। ओरिजिनल तो यही है जो ओरिजिनल प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन जब प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर वह व्यक्ति ओरिजिनल ना ले जाना चाहता हो और वो उसकी कॉपी ले जाकर दे दे, तो वो क्या है? द्वितीय साक्ष्य है। लेकिन ये सबूत के तौर पर पक्का ही काम करेगी। ठीक है, यही बोला है यहां पे। इस धारा के अनुसार किसी भी दस्तावेज में आपके कोई भी कागज आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 10वीं का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अंतर्वस्तु को दो प्रकार से साबित किया जा सकता है, या तो प्राथमिक साक्ष्य यानी कि अपनी 10वीं की ओरिजिनल कॉपी दिखाकर, या द्वितीय साक्ष्य द्वारा 10वीं की मार्कशीट की कॉपी कराकर हम साबित कर सकते हैं कि देखो हमने 10वीं कर रखी है। ठीक है, या हम अगर न्यायालय में लगाना चाहें तो आगे। किसी दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज स्वयं होता है, अतः प्रथमता तो मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाई जब हमें कहीं अपने कागज प्रस्तुत करने होते हैं या कहीं दिखाने होते हैं, भाई ज्यादातर हम अपने ओरिजिनल कागज ही दिखाते हैं। अगर विभिन्न स्थितियों में या परिस्थितियों में किसी कारण से हम अपने ओरिजिनल कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसकी 2 कॉपी दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, हो सकता है व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर हो। भाई एक बात बताओ, जैसे हम आधार कार्ड होता है हमारा, आजकल हमारी जरूरत का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी कारण से अपने ओरिजिनल आधार कार्ड को भूल जाता है और उसकी कॉपी उसके पास है, तो वो उसका पूरा कार्य करेगी। ठीक है, ओरिजिनल दस्तावेज की तरह ही। तो उसकी कॉपी को क्या बोलेंगे हम? द्वितीय साक्ष्य। आगे चलते हैं। किसी दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज स्वयं होता है। ये कह रहा है कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, उसकी ताकत अपनी ताकत होती है, अतः प्रथमता तो मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि कहीं भी अगर आपको और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं तो पहले तो आपको ओरिजिनली प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परंतु धारा 65 कहती है, यह कहा गया है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं को द्वितीय साक्ष्य द्वारा पेश किया जा सकता है। देखो, पहले तो हमें अपने ओरिजिनल कागज ही कहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए, पेश किए जाने चाहिए। किसी कारण से अगर हमारे पास ओरिजिनल कागज नहीं है तो हम द्वितीय कागज प्रस्तुत कर सकते हैं, द्वितीय गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से कारण होते हैं उनको अभी हम बताते हैं। देखो, मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं आपको, 2-3। पहला था आग वाले में बी ने देखा था, तो वो क्या है? प्राथमिक साक्ष्य। ठीक है, दूसरा, बी के स्थान पर इसी के सबूत को मजबूत करने के लिए कि सी ने, डी ने, ई ने, इन व्यक्तियों ने भी देखा हो, तो इसको क्या कहेंगे? द्वितीय साक्ष्य। ठीक है, या हो सकता है बी जो है प्राथमिक साक्ष्य किसी दस्तावेज पे, सॉरी, किसी डायरी में लिख दे। कौन? पुलिस। जैसे घटना के बाद पुलिस जो है बी के पास गई, या बी कहता है हाँ मैंने इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से, कानों से देखा है और महसूस किया है। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य है। लेकिन अपनी इस सब वृतांत को डायरी में लिख दे। ठीक है, और उस डायरी के पेज को हम कोर्ट में पेश करें, तो ये क्या है? द्वितीय साक्ष्य है। द्वितीय साक्ष्य। सही है कि हाँ भाई उस व्यक्ति और उस पे क्या हो? हस्ताक्षर हो, कि भाई ए के द्वारा जो प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसने अपनी सभी चीजों को एक डायरी में लिखबद्ध कर दिया है और उसको हम इस द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
अगर वो स्वयं जाकर बोले तो प्राथमिक साक्ष्य है, अगर वो डायरी में लिखवाता है तो द्वितीय साक्ष्य। दूसरा, जब ये बी प्राथमिक साक्ष्य दे रहा था, किसी डायरी में लिखवा रहा था, उसी समय सी डी ई वहीं खड़े थे और उस डायरी को लिखते हुए सुन रहे थे और देख रहे थे, तो ये क्या है? द्वितीय साक्ष्य। या सी डी ई ने भी आग लगते हुए देखा हो तो भी द्वितीय साक्ष्य। ठीक है, ये इसकी बात को डायरी में लिखवाते हुए या कोर्ट में पेश करते हुए देख रहे हो तो भी द्वितीय साक्ष्य हैं ये सब, या उस आग के लिए अगर अपनी गवाही देते हैं तो भी द्वितीय साक्ष्य हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये द्वितीय साक्ष्य और कब का दिए जा सकते हैं, और कौन से ऐसे कारण हैं जहां पर द्वितीय साक्ष्य दिए जा सकते हैं, उनको बताइए। अब आप, ये तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। मूल दस्तावेज प्रतिपक्षी के कब्जे में होने पर। मूल दस्तावेज जब प्रतिपक्षी के कब्जे में हो, जब निम्नलिखित प्रकार के प्रतिपक्षों के कब्जे में मूल दस्तावेज हो तो द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल जो है मैं बताता हूं। ए और बी नाम के दो भाई हैं। कौन है? भाई। ठीक है, इनका आपस में भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। भूमि को लेकर विवाद है। ए कहता है मेरी भूमि है, बी कहता है मेरी भूमि है। लेकिन जो असली हकीकत है वो किस में है? कागजों में है। जो दस्तावेज है उसमें छुपी हुई है। ठीक है, लेकिन ये आपस में लड़ते हैं। ठीक है, और जो भूमि एक की जो है, ठीक है, हालांकि जो भूमि है वो एक ही है और बी इस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, कौन ने कब्जा किया है? बी ने। और कागज भी किसके पास है? बी के पास। और आपस में विवाद चल रहा है भूमि को लेकर। ए कहता है मेरी भूमि है, बी कहता है मेरी भूमि है, लेकिन बी को पता है कि भूमि एक ही है। ठीक है, फिर भी वो कब्जा करके उस कागजातों को दुबका कर बैठा है कि अगर कागज ए के पास चले गए तो दिक्कत में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, मेरे से ये कब्जा चला जाएगा। ठीक है, आपस में विवाद चल रहा है। अब ये केस जो है कोर्ट में जाता है। ठीक है, अब ए के पास जो ओरिजिनल कागज थे वो तो है नहीं, वो किसके पास है? बी के पास है। भाई 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 थे, आपस में एक घर में रहते थे पहले, लेकिन ए इतना चालाक नहीं था। भाई बी ने उन कागजों को पहले ही दुबका लिया, लेकिन ए के पास उसकी कॉपी थी। अब कोर्ट में उस कॉपी को वो पेश कर सकता है द्वितीय साक्ष्य के रूप में। ठीक है, समझ लो ए और बी नाम के दो भाई हैं। कोई भूमि है जो ए के हिस्से की थी, लेकिन उस पर बी कब्जा करके बैठा है, बी भाई जो है, और कागज भी उसने दुबका रखे हैं अपने पास। जब दोनों में विवाद होता है, भाई बी कौन था? बेईमान टाइप का व्यक्ति था, लेकिन लड़ बराबर रहा है कि मेरे हिस्से की जमीन है, मेरे हिस्से की जमीन है। ठीक है, लेकिन ए जो है इसके पास ओरिजिनल कागज नहीं है, लेकिन उसकी टू कॉपी है, तो उस टू कॉपी को द्वितीय साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को सिद्ध किया जाना है। भाई किसके विरुद्ध सिद्ध किया जाना है? बी के विरुद्ध सिद्ध किया जाना है, और दस्तावेज असली किसके हैं? ए के। आगे चलते हैं। भाई दूसरी बात और बता देता हूं एग्जाम्पल को लेकर। किसी भी सेक्शन को लेकर, किसी भी एक्ट को लेकर हजारों एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बुक से भी एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ अपने पर्सनल एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। सिर्फ देने का और समझाने का मतलब मेरा इतना होता है कि आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
किताब से भी देता हूं एग्जाम्पल, अपनी पर्सनल एग्जाम्पल भी देता हूं, ठीक है सर। आगे चलते हैं। वह व्यक्ति न्यायालय की पहुंच से बाहर हो या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन न हो। या हो सकता है ये जो व्यक्ति किसी पे केस डाल रहा है, लेकिन उस समय उसके जो कागज हैं बहुत ज्यादा दूरी पर हैं और न्यायालय के समय तक वहां पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, समय निकल जाएगा, लेकिन उस पर 2 कॉपी है, ठीक है। सपोज करो कि हमारे बाइक के कागज हैं भाई, हालांकि ओरिजिनल होने चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए 2 कॉपी करा ली। अब बाइक किसी ने पकड़ ली, चालान होने वाला है, तो वो कहता है ओरिजिनल कागज कहाँ है। भाई सर ओरिजिनल नहीं है, उसकी 2 कॉपी मेरे फोन में है या ये दस्तावेज मेरे पास है, आप इसके आधार पर मुझे छोड़ दो। तो उस समय वो द्वितीय साक्ष्य दिखा सकता है, ठीक है। अगर ओरिजिनल कागज को अगर बाइक वाला मंगाएगा तो पता नहीं कहाँ पे है, अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो नहीं चलेंगे। अगर कोई फोन पर उसकी फोटो कॉपी भेज देता है तो द्वितीय साक्ष्य के रूप में, या उसके फोन में है तो वो द्वितीय साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। वह व्यक्ति न्यायालय की पहुंच से बाहर हो या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन न हो, ठीक है। तो ये एक बाइक वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो यहां पर एक बोला है जो कोर्ट की पहुंच से बाहर है या दूर है, मतलब उपस्थित नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जो उसे पेश करने के लिए बाध्य हो पर सूचना के बाद भी पेश न किया गया हो। भाई किसी व्यक्ति ने उसके कागजों को छुपा रखा है, जैसे बी है, बी ने उसके कागजों को छुपा रखा है और इसको आदेश दिया जाए कि भाई इसके जो कागज हैं उसको दो, जिससे साबित हो सके, लेकिन फिर भी सूचना के बाद नहीं थे, तो इसके स्थान पर कोर्ट कहे कि आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो आप ही दे दो। तो ये बोलेगा सर मैं साक्ष्य यानी उसकी कॉपी मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर समझाने के लिए बोल दिया है, जैसे बी कागजों को ना दे तो न्यायालय बोले कि आपके पास हो तो आप पेश कर दो कॉपी, ठीक है। तो यहां पर बोला है अगर किसी कारण से वह व्यक्ति जो उसे पेश करने के लिए बाध्य हो पर सूचना के बाद भी उसे पेश न किया हो, उसने सूचना मिलने के बाद भी उसने पेश न किया हो कि भाई इस प्रकार से केस पड़ा हुआ है, इन ओरिजिनल कागजों को वहां पर पेश करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ना पेश करे, तब द्वितीय साक्ष्य के रूप में उसकी कॉपी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। ये था पॉइंट 1। पॉइंट 1 के अंदर 3 पॉइंट थे, 1 2 3। पॉइंट 1 के अंदर 3 पॉइंट थे। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। मूल दस्तावेज के अस्तित्व, दशा एवं अंतर्वस्तु को लिखित स्वीकार कर लिए जाने पर। तीसरा है मूल दस्तावेज खो जाने पर या नष्ट हो जाने पर। ये तो आप भी जानते हो, जैसे वह हमारी 10वीं के कागज हैं, अगर किसी कारण से खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पानी में गल जाते हैं या आग लग जाती है किसी कारण से, अगर उसके हमारे पास कॉपी है तो वो हमारे 10वीं के कागज के बराबर ही कार्य करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल दस्तावेज को आसानी से स्थानांतरित नहीं किए जाने पर, मतलब कोई दस्तावेज ऐसा हो, जैसा कि मैंने पहला आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कोई दीवार पर अंक है, अक्षर है, चिन्ह है, या खून के धब्बे हैं, या पेड़ पर कोई निशान है, यानी ऐसे स्थान पर निशान है जो अचल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, एक स्थान से स्थान पर नहीं जा सकती। सकती या सकते, उनको वीडियो में या फोटो के जरिए या किसी अन्य व्यक्ति के साक्ष्य के रूप में हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। भाई सबूत के तौर पर कोई व्यक्ति सबूत के तौर पर अंक लिख गया हो, अक्षर लिख गया हो, अक्षर और अंक के उसमें क्या है, कोई नाम लिख गया हो, किसी का फोन नंबर लिख गया हो,
ठीक है, या खून के धब्बे हों वहां पे, या किसी के कपड़े किसी स्थान पर फंस गए हों थोड़े बहुत, ठीक है, तो उन्हें सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर या अन्य किसी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय साक्ष्य। किसी दीवार पर से अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं फोटो में, तभी तो हम पेश कर सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि हम दीवार को उठाकर जो नंबर उस पर लिख रहा है उस दीवार को कोर्ट में लेके जाएंगे, नहीं। या खून के धब्बे किसी बड़े कपड़े पर लगे हुए हैं और वो कपड़ा ऐसा है या बोर्ड ऐसा है जिसे हम हटा नहीं सकते हैं, उसे उखाड़ कर थोड़ी ले जाएंगे, तो उसका फोटो, ठीक है, तो उसको कहते हैं द्वितीय साक्ष्य। आगे चलते हैं। मूल दस्तावेज को आसानी से स्थानांतरित नहीं किए जाने पर, जब मूल दस्तावेज लोक दस्तावेज हो, हालांकि जैसा कि मैंने एक अखबार वाला बताया था, ठीक है, वो छोड़ो। अब सपोज करो दस्तावेज के तौर पर कोई स्कूल है, ठीक है, वो क्या है? सार्वजनिक है, या कोई मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर कोई सबूत छुपे हुए हैं, ठीक है, तो भाई हम स्कूल को, मंदिर, मस्जिद को उठाकर तो हम कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? कोई फोटो ले लेंगे, ठीक है, या वहां का कोई अन्य व्यक्ति जो उस सबूत को वहां पर बयां करता हो, उसको हम कोर्ट में ले जाकर पेश कर देंगे, और वो क्या होगा? हमारे तृतीय साक्ष्य। भाई हो सकता है स्कूल में कोई झगड़ा हुआ हो सकता है मंदिर के आसपास का कोई झगड़ा हो, ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के कोई सबूत हो, तो इसको हम क्या है? द्वितीय साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हैं। इनको हम वहां पर कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। जब मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि विधि का अनुज्ञात हो, सेवन मूल दस्तावेज के अनेक लेखांकों के संगठित होने पर। एक इसमें केस है राजस्थान राज्य बनाम खेमराज 2000। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण होना चाहिए तथा उसके स्थान पर संबंधित शपथ पत्र होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसके वहां पर हस्ताक्षर होने चाहिए, कथन करने के सभी वहां पर दस्तावेज अंकित किए जाने चाहिए कि हाँ, दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, और उसको प्रमाणित करना चाहिए। जैसे सपोज करो ए के नाम की क्या थी? 10th क्लास की कॉपी थी। सपोज करो उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता है, कोर्ट में पेश करना पड़ता है, लेकिन 10वीं की जो मार्कशीट है वो क्या है? जल गई। अब इसके स्थान पर क्या है? 2 कॉपी तो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब 2 कॉपी को हम पेश कर रहे हैं तो जो ए है वहां पर अपने हस्ताक्षर, अपने पिताजी का नाम, ग्राम, ठीक है, सब लिखेगा, ठीक है, जिससे कि वहां पर बताए कि हाँ, ये मैंने ही पेश की है इसकी कॉपी, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर पुनः पता है। या दूसरा जो एग्जाम्पल हमने आग वाला लिया था, जो बी कौन था? हमारा पक्का सबूत के तौर पर साक्षी था, ठीक है, इसको सबूत देते हुए जब डायरी में लिखा जा रहा था इसके सबूतों को, गवाही को, सी, वो डी, ई, एफ, ये सब सुन रहे थे, ठीक है, तो इन्हें द्वितीय साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, ये जो डायरी में लिखा गया है इसको द्वितीय साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको हम वीडियो में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्या कहोगे? द्वितीय साक्ष्य। हो सकता है बी ऐसी परिस्थिति का व्यक्ति हो, उसने घटना को देखा तो था लेकिन चलने फिरने में असमर्थ है। अगर उसको ले जाने की कोशिश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश की जाएगी तो उसका जो स्वास्थ्य है और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लेख यानी जो डायरी में लिखवाए जाए या वीडियो, वो क्या है? द्वितीय साक्ष्य के रूप में कार्य करेगी। भाई बी है, बी ने उस घटना को आंखों से देखा था, सुना था और महसूस भी किया था, लेकिन उसकी जो कंडीशन इस प्रकार की है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। अगर जाने की कोशिश की जाएगी
तो उसका स्वास्थ्य या उसके लिए खतरा है, ठीक है, वो नहीं जा सकता है, तो उसके स्थान पर क्या है, उसको डायरी में, उसके लेखों को डायरी में लिखा जाएगा और उसकी वीडियो बना सकते हैं। तो वो क्या किस में आएंगे, द्वितीय साक्ष्य में। और जब ये इस प्रकार के डायरी में लिखवा रहा था, लेख या वीडियो दे रहा था, उस समय कोई व्यक्ति इसे सुन रहा है या उस आग का गवाह है, तो वो क्या है, द्वितीय साक्ष्य है। आगे चलते हैं। प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य में अंतर निम्नलिखित है। अंतर देखते हैं। प्राथमिक साक्ष्य किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा और अंतर्वस्तु का सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। जब मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष उसके निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है तो उसका अस्तित्व, दशा एवं अंतर्वस्तु साबित हो जाती है। प्राथमिक साक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोत्तम साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य देना सामान्य नियम है। प्राथमिक साक्ष्य देने के पूर्व कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक साक्ष्य का मूल सर्वोत्तम है। जब हम प्राथमिक साक्ष्य देते हैं तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। ये जो होता है, जैसे 10वीं की कॉपी कोर्ट में लगाई थी या कहीं प्रस्तुत की थी तो उसके हस्ताक्षर, पिताजी के नाम, ग्राम और उसके अंगूठे के चिन्ह सब लिए गए थे। अगर यहीं पर यह व्यक्ति ओरिजिनल कॉपी दिखा देता या पेश कर देता तो इस प्रकार के से कोई हस्ताक्षर और कुछ चीजें पेश नहीं करनी पड़ती, ठीक है। उससे क्या होता, पक्का सबूत वो पेश कर देता। और इसी के स्थान पर है द्वितीय साक्ष्य। देखो पहले मैंने लिख दिया है प्राथमिक साक्ष्य, ठीक है, सारे प्राथमिक साक्ष्य लिख दिए हैं। दूसरे में लिखा है द्वितीय साक्ष्य, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में ना हो, तो उनके लिए एक तरफ से मैंने प्राथमिक साक्ष्य लिख दिए हैं। अब लिख दिए मैंने द्वितीय साक्ष्य। द्वितीय साक्ष्य मूल दस्तावेज नहीं है। पहले तो ये सुन लो, प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक कॉपी है, ठीक है, जिनका उल्लेख धारा 63 में किया गया है, जैसे प्रमाणित प्रतिलिपियां। 63 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 57। सॉरी, यहां पर 58 आएगा हमारा, 58 क्या आएगा, 58 BS से। आगे चलते हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि मतलब ये सिर्फ ओरिजिनल की कॉपी है, ठीक है। दूसरा है द्वितीय साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य नहीं है, मतलब ये सत्यता वाला साक्ष्य नहीं है, सर्वोत्तम साक्ष्य नहीं होता है, बल्कि द्वितीय या गौण प्रकृति का साक्ष्य है। और धारा 63 में यानी 58 में वर्णित अपवादात्मक परिस्थितियों में ग्रहण है। मतलब ये जो सर्वोत्तम नहीं है, लेकिन जब प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं या उन्हें प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तब उसकी मजबूरी में द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि 10वीं के भाई अगर कोई व्यक्ति कहीं कोर्ट में अगर कागज प्रस्तुत करने होंगे या किसी को दिखाने होंगे या साबित करना होगा तो आदमी ओरिजिनल ही दिखाएगा। अगर किसी कारण से ओरिजिनल नहीं है तो वो मजबूरी में ही तो दिखाएगा कॉपी। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति ने आग लगते हुए देखा था, बी नाम के व्यक्ति ने देखा था, तो ये स्वयं जाके कोर्ट में अपनी गवाही देता, लेकिन इसका जो स्वास्थ्य था वो खराब था, उसने उसे डायरी में लिखवा दिया और एक वीडियो बनवा दी। और जब ये डायरी या वीडियो में लिखवा रहा था तो ये DEF इन व्यक्तियों ने भी सुना था, तो ये क्या हो गए, द्वितीय साक्ष्य हो गए। या ये डायरियों को प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट में, वीडियो को प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट में, या ये कह सकते हैं जब बी डायरी में और वीडियो में इस प्रकार की गवाही दे रहा था तो DEF नाम के या अन्य कोई व्यक्ति उस गवाही को सुन रहा था और देख रहा था, तो ये द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्या है, एक मजबूरी में, नहीं तो ओरिजिनल तो यही है प्राथमिक। बी ही खुद कोर्ट में जाकर बोले तो प्राथमिक है, लेकिन मजबूरी क्या है, उसका स्वास्थ्य खराब है, उसके स्थान पर ये जब जाएं तो ये द्वितीय साक्ष्य है मजबूरी में, और उनको क्या है, मजबूरी बस ग्रहण किया जाएगा। आगे चलते हैं। द्वितीय साक्ष्य देना सामान्य नियम का अपवाद है। द्वितीय साक्ष्य कब दिए जाते हैं, जब सामान्य साक्ष्य प्रस्तुत ना हो
ओरिजिनल साक्ष्य प्रस्तुत ना हो तो वो क्या है, एक अपवाद है कि चलो ओरिजिनल नहीं है तो कॉपी से काम चलाओ, गवाह जो ओरिजिनल है वो प्रस्तुत नहीं है तो उसके किसी अन्य तरीके से उसकी गवाही को यहाँ प्रस्तुत करो। क्योंकि द्वितीय साक्ष्य देने के पूर्व उसे देने वाले को यह दिखाना होगा कि धारा 65 के अनुसार उसे मूल की जगह द्वितीय साक्ष्य देने का अधिकार है। दूसरी बात, द्वितीय साक्ष्य भी तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब उसको विधि के द्वारा छूट हो। यह प्रस्तुत करे कि मैं इन साक्ष्यों को इस आधार पर दे रहा हूं या उस विधि के आधार पर दे रहा हूं जो विधि में लिखी हुई है या कोर्ट ने जो आदेश दिया है। कोर्ट अपने विवेक के आधार पर भी आदेश दे सकता है कि मैं उस आधार पर इन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है भाई, कोर्ट ही तो स्वीकार करेगा, तो कोर्ट अपने विवेक के आधार पर उनको स्वीकार करवा लेगा और उनसे कहेगा कि हाँ तुम इस प्रकार के आदेश दस्तावेज दे सकते हो। आगे, द्वितीय साक्ष्य देने के पूर्व नोटिस देने की अपेक्षा की जा सकती है। जब हम कोई द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, कोई कॉपी प्रस्तुत करते हैं, ओरिजिनल नहीं है, तो वहां पर एक नोटिस दिया जाता है कोर्ट को। नोटिस समझ लो, जैसे हमसे कोई 10वीं के कागज मांगे तो हम 10वीं के कागज अगर ओरिजिनल लेके जा रहे हैं तो हमें कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसी के स्थान पर हम कॉपी लेके जाएं तो हम उसे बताएंगे कि सर जो हमारे 10वीं के ओरिजिनल कागज थे वो किसी कारण से हमसे दूर हैं या खो गए हैं या जल गए हैं, इसलिए सर जरूरत तो ओरिजिनल कागज की थी आपको लेकिन मैं उसे नहीं लेके आ सकता, इसलिए इस कारण से मैं 2 कॉपी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये उस कारण को बताएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ नोटिस दिया जाएगा कि सर जो प्राथमिक दस्तावेज है वो किस कारण से प्रस्तुत नहीं हो रहा है, उसका नोटिस दिया जाएगा और मैं द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, द्वितीय साक्ष्य देने के पूर्व नोटिस देने की अपेक्षा की जाती है। द्वितीय साक्ष्य का मूल्य प्राथमिक साक्ष्य के जैसा नहीं है। मतलब जो ये बात हमने शुरू से आखिर तक देखते आ रहे हैं, जो काम ओरिजिनल चीज करेगी वो उसका डुप्लीकेट या दूसरे नहीं कर सकती है। तो यहां पर कह रहे हैं जो मूल्य, जो ताकत प्राथमिक साक्ष्य की है, गवाह की है, वो द्वितीय की नहीं हो सकती है। तो यहां पर ये थे प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, वे द्वितीय साक्ष्य। यहां से आपके 10 नंबर, 20 नंबर और 5 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थे, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य को आप बताइए और प्राथमिक साक्ष्य व द्वितीय साक्ष्य में अंतर। मैंने इसे समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कहीं से कोई त्रुटि रहती है या आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आपको कहीं लगता है कोई त्रुटि है तो कमेंट करके बताना। तो दूसरा, आप इस चैनल को जरूर फॉलो करना और सब्सक्राइब भी करना। व्हाट्सएप वाले को फॉलो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करो जिससे सबकी मदद हो सके। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके परचेज यानी खरीद सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।